ओके गाइस, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अगेन एक बार शॉर्टकट में देखते हैं। हमने सॉल्वेंसी रेशियोज किए थे। सॉल्वेंसी रेशियोज हमें क्या बताते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या फाइनेंशियल पोजीशन। पहला रेशियो देखा था डेट इक्विटी रेशियो, जिसको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस करा था। सेकंड देखा था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और तीसरा हमने देखा था प्रोप्राइटरी रेशियो। तो गाइज ये तीनों ही रेशो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताते हैं, प्लस ये बताते हैं कि हमारा बिजनेस कितना रिस्की है। तीनों ही चीजें ठीक। अब जो चौथे टाइप का रेशो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये रेशो हमको क्या बताता है, इसके पहले कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये रेशो हमको बताएगा क्या। ये रेशो हमको ये बताता है कि जो हमें फिक्स्ड चार्जेस देने हैं, लाइक इंटरेस्ट वगैरह हमको देना है। जब आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। सो ये रेशो हमें ये बताता है कि वेदर वी हैव प्रॉपर कवर फॉर पेइंग द इंटरेस्ट और नॉट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए, काव्य ने मुझे लोन दिया, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सर मुझे इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करेंगे। तो काव्य मुझे लोन तभी देगा जब वो देखेगा कि सर के पास इतने प्रॉफिट्स हैं कि वो मेरा इंटरेस्ट पे कर पाए। ठीक। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से क्या बोल रहा है, आपको इंटरेस्ट का कवर देखना है कि आपको इंटरेस्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट्स है या नहीं। मींस इन दिस रेशियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट that whether the company has sufficient profits to cover its interest cost। समझ में आया। ये रेशियो जनरली कौन करता है, कैलकुलेट करता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। तो वो ये रेशियो देखती है कि वेदर मैं इसको जो लोन दे रहा हूँ, चलो लोन की बात तो छोड़ दो, क्या वो इंटरेस्ट भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो जिसके पास सफिशिएंट कवरेज होता है उसी को ही कंपनी बैंक जो है वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। सो इसका रेशो भी इसके नाम से बन जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को कवर करना है। इंटरेस्ट को कवर करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट रहेगा, और कवर किससे करना है, प्रॉफिट से कवर करना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट रहेगा। ठीक। तो फॉर्मूला सिंपल है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। बट अनदर बिग क्वेश्चन इज कि जब आप प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन करते तो प्रॉफिट गाइस आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है पीबीआईटी और एक कहलाता है पैट। ये पीबीआईटी क्या है, पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आपको पीबीआईटी चाहिए, क्योंकि पीबीआईटी होगा उसके बाद ही तो इंटरेस्ट दोगे, तो पहले इंटरेस्ट के पहले वाला प्रॉफिट आपको चेक करना है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। समझ में आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लो और डिवाइड कर दो उसको इंटरेस्ट से, तो आपको कवर पता चल जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट। इंटरेस्ट तो हमें पता है, लोन के ऊपर जितना भी परसेंट इंटरेस्ट होगा कैलकुलेट कर लीजिए। अब दिक्कत किसकी है, पीबीआईटी की। तो पीबीआईटी कैसे कैलकुलेट, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमें एक चीज समझ लें। क्या समझ लें कि सबसे पहले सेल्स होता है, इसमें से माइनस होता है एक्सपेंसेस, तो आपके पास आते हैं नेट प्रॉफिट। गाइस ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, इसी को ही हम पीबीआईटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इस पीबीआईटी में से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट,
तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसे PBT बोला जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही वो प्रॉफिट होता है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इसमें से फिर जब हम टैक्स माइनस करते हैं तब जाके जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया? ठीक। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा? अगर आपको पीबीआईटी दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पैट दिया है तो आपको पीबीआईटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो हम देखें ये पैट कैसे बन रही है। जो मैंने आपको इधर पैट बनाया, ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है, सबसे पहले आपके पास पीबीआईटी होता है, आप इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर आप इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, जब जाके आपके पास क्या आता है? पैट आता है ना? अब मुझे पीबीआईटी चाहिए तो सारी चीजें रिवर्स कर दो। पीबीआईटी इज इक्वल्स टू पैट प्लस इंटरेस्ट क्लियर है? सो आपको क्या याद रखना है? आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको एक ये चीज याद रखनी है। अब मैं आपको इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसको करने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ सकता है। चलिए देखिए कौन सा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया आपको, चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करिए। अरे कैसे आ गया? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना जल्दी कर लिया, ये कैसे हो गया? इसको ऐसे मतलब देखिएगा, इसको है ना वो हंसने की बात नहीं है, सीरियसली लीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी डिफिकल्टी क्या है। देखिए आप पहले लिखोगे फॉर्मूला ICR इज इक्वल्स टू PBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल फोकस मत खोइएगा, देखिएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे कैसे करना है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ICR इज इक्वल्स टू PBIT दिया है 5 लाख, इधर इंटरेस्ट दिया है 1 लाख। देखिए बिल्कुल ये फोकस मत खोइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? अब देखिए ध्यान से, क्या सॉरी ये देखिए मुझसे गलती हो गई ना। ध्यान से क्या करेंगे आप? इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, ध्यान से पूरा फोकस, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, पूरा फोकस, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, तब आके आपको पता चलेगा कि आंसर जो है वो 5 टाइम्स है। समझे? देखा, आसान मत समझिए चीजों को, बहुत डिफिकल्ट है। शर्म नहीं आती है लोगों को ऐसा क्वेश्चन देते हुए? क्लियर? क्या? नहीं नहीं, 8 का 8 का आएगा, और इसमें ऑप्शन भी नहीं होगा, यही करना पड़ेगा आपको। ओके डन। चलिए, सो ये 5 टाइम्स क्या बता रहा है? 5 टाइम्स ये बता रहा है कि जो इंटरेस्ट आपको पे करना है उससे 5 टाइम्स ज्यादा आपके पास कवर पड़ा है, प्रॉफिट 5 टाइम्स ज्यादा है। सो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर इट इज, हायर द ICR better it is, better financial position, financial position। ठीक है, तो बस ये यही चीज़ बताने के लिए था। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हमने अपने पूरे फोकस को बनाए रखा और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब एक इजी वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक से ही ले आता हूँ। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करिए, ट्राई करिए। आया? नहीं आया? कितना आया? जो भी आया। अच्छा मुझे बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना आया? सबका 5000 आया। चलिए, बस यही मैं चाहता था कि आप ये गलती करें। आइए,
अब देखिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने वो चीज़ देखी जो दिख गई, लेकिन जो चीज़ दिखनी चाहिए थी वो चीज़ आपने देखी नहीं। सो आपने क्या करा गाइस, देखिए आपको ये दिया हुआ था, ठीक, तो आपने बोला कि सर ये 5000 का इंटरेस्ट मेरे पास गिवन है, ये लेकिन ये इंटरेस्ट किसका है गाइस, ये इंटरेस्ट है लोन फ्रॉम बैंक, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको डिबेंचर्स भी दिए हुए हैं और इसके आगे एक परसेंटेज भी लगा हुआ है, तो डिबेंचर भी तो एक तरीके का लोन है, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट जाएगा। बस दिक्कत यह है कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलग से नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें अलग से नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिबेंचर का अमाउंट कितना दिया है 50,000, इसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 का ये आ जाएगा। सो टोटल इंटरेस्ट जो है आपका वो कितना आएगा 5000 प्लस 5000 इज इक्वल्स टू 10,000। बस एक यही चीज़ इस क्वेश्चन में थी और कुछ भी डिफरेंट नहीं था। ये समझ में आया? नाउ एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, दैट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 5000 इज इक्वल्स टू 10,000। अब दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए गाइस, दूसरी चीज़ चाहिए हमको PBIT, लेकिन क्वेश्चन में आपको PBIT नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे PIT प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। सो PBIT विल बी इक्वल्स टू पैट आपको दिया हुआ है 75,000 प्लस इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 10,000 प्लस टैक्स हमको गिवन है 9,000। सो इस तरीके से 94,000 का आपका PBIT आएगा। सो जब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो होगा इज इक्वल्स टू 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 9.4 टाइम्स। समझ में आया? सबको समझ में आया? बढ़िया। अब देखिए और क्या वैरायटी बन सकती है। गाइस ये क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या ऐसा है जो मैं बोल रहा हूँ ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पहचान करके बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, लोन के ऊपर। तो आपको दो चीज़ें दी, एक मॉर्गेज लोन दिया है और एक 15% डिबेंचर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला आपका 1 लाख का 12% ऑफ 1 लाख ये आ जाएगा, और दूसरा वाला आपका आ जाएगा 1 लाख का 15% ऑफ 1 लाख। आपका टोटल इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12,000 प्लस 15 में। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 37। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए PBIT, पर क्वेश्चन में PBIT नहीं दिया, हमको पैट दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक। तो ये कैसे होगा, प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। आप क्या करोगे, आप PBIT निकालने जाओगे तो आप बोलोगे सर पैट तो गिवन है 1,20,000, ठीक है। इंटरेस्ट सर अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 37,000, ठीक है। प्लस अब टैक्स, टैक्स तो दिया ही नहीं है, टैक्स का तो हमें परसेंटेज दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, क्या पैट के ऊपर कैलकुलेट होगा? नहीं गाइज, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको अभी अभी सीक्वेंस बताया था कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है या कैसे PBIT कैलकुलेट होता है। सो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपके पास PBIT होता है, इसमें से आप क्या करते हो, इसमें से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट। तो फिर क्या होता है, आपके पास जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं PBT। अब गाइस जो टैक्स होता है ना वो इस PBT के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। फिर जो टैक्स आता है उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं
और यहाँ पर फिर जाकर हमारा पैट आता है। ये सीक्वेंस समझ में आया? अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पैट, तो आप तो ये 40% है, ये जो 40% हमको दिया हुआ है ये हम इसके ऊपर नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये हमें पीबीटी के ऊपर कैलकुलेट करना है। पर क्या पीबीटी गिवन है? नहीं गिवन है। तो ऐसे केस में मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब आपको टैक्स कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप टैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, टैक्स इज इक्वल्स टू पैट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स परसेंट। मतलब क्या मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने क्या बोला कि आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज। ऐसा समझ में आया? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने में काम आएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक। सो अगर मुझे यहाँ टैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, टैक्स इज इक्वल टू पैट, पैट मुझे गिवन है 1,20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं टैक्स परसेंटेज से। टैक्स परसेंट कितना दिया था, 40%, परसेंट का साइन नहीं लगाना, 40% डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स परसेंट, मतलब 100 माइनस 40 दैट इज 60। तो मेरा टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका टैक्स कितना कैलकुलेट होगा, टैक्स इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60। टैक्स आपका आ गया 80%, तो 80,000। ये समझ में आया? समझ में आया विमान? ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, ये जो पीबीआईटी हमने यहाँ पर छोड़ा था आधे में, ये हमारा पूरा हो गया। सो पीबीआईटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टैक्स की जगह पर आ जाएगा 80,000। पीबीआईटी अब हमारा आ गया 2,37,000। अब हम अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज पीबीआईटी 2,37,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 37,000। तो ये कितना आ जाएगा, 2,37,000 डिवाइडेड बाय 37,000, 6.4 टाइम्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस। So guys, here we have completed the solvency ratio. So we have completed two things. We have completed liquidity ratio. लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशियो हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताता है। इसके अंदर हमने दो रेशियो देखे, कौन कौन सा, एक करंट रेशियो, इसका कोई और नाम नहीं है, करंट रेशियो ये, एक दूसरा कौन सा रेशियो था, क्विक रेशियो। रेशियो का एक और नाम मैंने आपको बताया था एसिड टेस्ट रेशियो, या फिर इसको लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, ओनली लिक्विड रेशियो। दो थे, इसके साथ हमने कुछ सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज भी देखे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंसी रेशियो देखे। सॉल्वेंसी रेशियोज हमें क्या बताते हैं गाइस, ये हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। इसके अंदर पहला रेशियो जो हमने करा वो कौन सा था, डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा रेशियो जो था वो था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरा रेशियो जो था वो था प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको हम शेयर होल्डर्स फंड रेशियो भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड रेशियो, या फिर हम इसको इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। और चौथा हमने कौन सा देखा अभी अभी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर है गाइस? सो कुल मिलाकर हम लोग 6 रेशियोज देख चुके हैं, 6 सीधे सीधे फॉर्मूले, और बहुत सारे सप्लीमेंट्री फॉर्मूले देखे हैं, बहुत सारे, आपको पता भी नहीं चला। एक्चुअली 2 ही सप्लीमेंट्री रेशियो मैंने आपको बताया, एक वर्किंग कैपिटल, एक कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। बस मैंने आपको तरीका बता दिया हाउ यू कैन फाइंड आउट सम थिंग्स।
ठीक है। सो कुल मिला के अगर मैं रेशियोज की आपको फॉर्मूलेज की बात देखूं तो मैंने आपको 8 ही फॉर्मूले याद करवाए हैं आउट ऑफ 21 फॉर्मूला जो हमने देखे हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ फॉर्मूलेज थे वो मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया था कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक। सो हमने क्या देखा था, वी आर सीइंग कि 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती है जिसमें से 2 ब्रॉड कैटेगरीज हम खत्म कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी एंड माय फेवरेट रेशियोज, जिसको कैलकुलेट करने में और समझाने में मुझे बड़ा मजा आता है, उसको हम बोलते हैं इफिशिएंसी रेशियोज, या इसका दूसरा नाम भी है, पॉपुलर नाम, टर्नओवर रेशियोज, या फिर इसका एक और पॉपुलर नाम है, पॉपुलर नहीं है, लेस पॉपुलर है, परफॉर्मेंस रेशियो। ये तीनों ही रेशियो सेम ही चीज के बारे में बताते हैं। इवन मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा क्यों इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। सो गाइज नाउ, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आप अपने बिजनेस की पोजीशन देख रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने बिजनेस की पोजीशन देख रहे थे कि कितनी अच्छी पोजीशन है मेरे पास। मीन्स वी वर टोटली डिस्कसिंग अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। नाउ एक्चुअली वी आर कमिंग टू द परफॉर्मेंस। अब हम परफॉर्मेंस के बारे में पता करेंगे। सो इन कैटेगरी में सबसे पहला इफिशिएंसी रेशियो। गाइस आप बता सकते किसी भी बिजनेस की इफिशिएंसी का डायरेक्ट इंडिकेटर कौन सा होता है? किस चीज से आप पता करोगे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा ऑपरेट करता है? तो प्रॉफिट से। प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट तो डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं होता बच्चे, वो इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है। मतलब किसी का प्रॉफिट जो होता है वो इनडायरेक्ट इंडिकेटर है उसके परफॉर्मेंस है। मैं प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं बात कर रहा हूं कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या कम प्रॉफिटेबल है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? परफॉर्मेंस की। कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। तो परफॉर्मेंस किससे पता चलता है गाइस? किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलता है उसकी सेल्स से। ठीक है। जैसे अगर मेरे बिजनेस की बात करनी है आपको कि सर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि सर के पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और उनसे कितनी फीस कलेक्ट होती है। ये डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। ऐसे ही आपको किसी बिजनेस के बारे में देखना है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बिजनेस काम ही क्यों करता है? सेल्स के लिए तो करता है। सो किसी भी चीज़ की, किसी भी बिजनेस का डायरेक्ट इंडिकेटर, उसके परफॉर्मेंस का डायरेक्ट इंडिकेटर या उसकी इफिशिएंसी का डायरेक्ट इंडिकेटर क्या होता है? उसकी सेल्स। सेल्स का मतलब होता है टर्नओवर, इसीलिए इफिशिएंसी रेशियोज को टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है। ठीक है। सो गाइस ये जो टर्नओवर रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? दैट हाउ इफिशिएंटली द बिजनेस their assets to generate the revenue। अब हम क्या देखने वाले कि अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने ये देखा कितने एसेट्स हैं। करंट रेशियो में भी हमने देखा कितने करंट एसेट्स हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज हैं। डेट इक्विटी रेशियो में भी हमने ये देखा कितने डेब्ट्स हैं, कितनी इक्विटी है, कितने टोटल एसेट्स हैं। पर अब जो है उसका यूज कैसे कर रहे हैं ये अब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो हाउ इफिशिएंटली, मेरे पास बिजनेस में बहुत बड़ा प्रोमाइसेस है, एसी लगे हुए हैं, टेबल्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन मेरे पास बच्चे ही नहीं आते, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी है बट मेरी इफिशिएंसी तो जीरो है। ठीक है। सो नाउ दीज रेशियो क्या बताएंगे? हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग द बिजनेस एसेट टू जनरेट द रेवेन्यू, या फिर रेवेन्यू का आप क्या बोलते हैं? सेल्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? टर्न ओवर। सो टर्न ओवर रेशियोज के अंदर जो पहला रेशियो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, जिसको शॉर्टकट में हम ITOR बोलते हैं, या फिर इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। बिकॉज हमें पता है स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। ठीक। गाइस इसका रेशियो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको क्या बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बताता है कि जो स्टॉक पड़ा है मेरे पास, गुड्स पड़े हैं जो मेरे पास, उसका मैं कितना बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं।
ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको शॉर्टकट में हम CRFO बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला है? CRFO, इसको शॉर्टकट में लिखूं तो CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है। सो इन्वेंट्री तो हमें पता है क्या होता है सर, अब ये CRFO क्या होता है? सो गाइस, CRFO का फुल फॉर्म तो मैंने लिख लिया, CRFO इज नथिंग बट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड नाम है COGS का, CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब यही बात कर रहे हैं तो एक RFO वर्ड आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है गाइस? नेट सेल्स। सो RFO मतलब सेल्स, CRFO मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सर CRFO निकलेगा कैसे? CRFO और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आप बोल दो इसको, ये कैसे निकलता है? इसको निकालने का एक फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं। कौन सा देख चुके हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद है 11th में इसका यूज करा था हम लोगों ने? ठीक। और CRFO निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, CRFO या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आप बोल लो, इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब क्या चाहिए? अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला दुनिया का सबसे टफ फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे फोकस के साथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको याद करने में ऋषि मुनियों को भी तपस्या करनी पड़ी थी, पर वो कभी कभी भूल जाते थे, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर गाइज? तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। चले यूज करें इस फॉर्मूले का, क्वेश्चन करें। सो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हो जाइए शुरू। इजी क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट आपको ही दे रहा हूँ, फॉर्मूले का यूज करिए बस। चलिए आइए साथ में करते हैं। सो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले देखिए प्रेजेंटेशन का तरीका भी देखिए। आप क्या करेंगे सुनिए, आप यहाँ लिखेंगे ITOR इज इक्वल टू CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, इसके आगे हम लोग इतना छोड़ देंगे बिकॉज हमें आंसर को टॉप पर ही शो करना है गाइस। ठीक, अब आप नीचे कैलकुलेशन करेंगे CRFO, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर हमें CRFO नहीं दिया हुआ है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 40,000 प्लस परचेसेस 92,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो प्लस 4,000। उसके बाद वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है प्लस 6,000। फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड वाली चीज़ें गाइस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। सो इस तरीके से हमारा जो CRFO है वो आ जाएगा कितना? 40,000 प्लस 92,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 माइनस 12,000, 1,30,000। अब क्या चाहिए हमें? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना 40,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री आपका आएगा 50 to 26,000 आएगा। आप क्या करेंगे, आप यहां जहां आपने ऊपर लिखा हुआ है ना, यहीं पर ही आप शो करेंगे 1,30,000 डिवाइडेड बाय 26,000, जो भी आंसर हमारा आएगा। कितना आंसर आ रहा है? फाइव टाइम्स, तो 5 टाइम्स हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है गाइस? सो आपके आंसर को टॉप पर ही शो करिएगा, नीचे वर्किंग दिखा दीजिएगा। ये 5 टाइम्स क्या बता रहा है? दैट इट शोज द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, दैट इट कन्वर्ट्स इट्स स्टॉक इनटू सेल्स 5 टाइम्स। 5 बार वो साल में अपने स्टॉक को बेच देते हैं। जितना भी ऑन एन एवरेज इनके पास स्टॉक होता है उसको 5 बार सेल आउट कर देते हैं। सो ये रोटेशन जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, उतना बेटर परफॉर्मेंस होता है। सो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, जब मैं ऊपर आपको रेशो बता रहा था तो हम यहाँ क्या याद रखेंगे? हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बेटर द इफिशिएंसी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज थोड़ा सा मैं जल्दी छुट्टी दूंगा, तो एक और क्वेश्चन, 2 और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। कोई भी टिपिकल वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे आज। थोड़ा दिमाग लगाइए फिर मैं करता हूँ। चलिए करते हैं साथ में। सो यहाँ पर अगेन सेम वही, हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहिए। हमने फॉर्मूला लिख लिया CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, अब देखें हमें कोई सी भी चीज़ दी हुई है, कोई भी चीज़ हमें डायरेक्ट नहीं दी है, ना एवरेज इन्वेंट्री ना CRFO। ठीक, तो सबसे पहले CRFO को पीछे पढ़ेंगे। CRFO के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वाला और एक सेल्स माइनस GP वाला। अब यहाँ परचेसेस की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला, तो वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब CRFO इज इक्वल टू सेल्स हमको गिवन है 6 लाख और ये 30%। बट द प्रॉब्लम इज, GP के साथ प्रॉब्लम है कि ये 30% ऑन सेल्स है या फिर 30% ऑन कॉस्ट है। So just guys remember here that if no information regarding GP is treated as percentage on sales, ठीक है? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब सेल्स के ऊपर है, तो ये 30% ऑन सेल्स हो गया और सेल्स हमको दी हुई है 6 लाख। सो CRFO इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 30% ऑफ 6 लाख, जो कि आएगा 1,80,000। तो आपका CRFO आ जाएगा 4,20,000। किसी को डाउट नहीं? उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, सो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग तो दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है गाइस। अब क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। तो हम दिमाग पे जोर डालेंगे, हमें पता है क्लोजिंग हमें एक ही जगह, 2 जगह दिखता है क्लोजिंग, एक तो एवरेज के फॉर्मूले में और दूसरा COGS के फॉर्मूले में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एवरेज से तो निकलने नहीं वाला, तो वी विल यूज COGS। So CRFO is equals to opening plus purchase plus direct expenses minus closing। क्या पता यहाँ से निकल जाए। तो CRFO अभी हमने कैलकुलेट करा 4,20,000। ओपनिंग हमको गिवन है 50,000, परचेसेस हमको गिवन है 3,90,000
डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 0 माइनस क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड आउट अवर क्लोजिंग स्टॉक। कितना आएगा? 20,000। ठीक है, 20,000 ही आएगा ना? यस। आप एवरेज निकाल सकते हैं सुकून से बैठकर। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 50,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 35,000। नाउ वी हैव बोथ द इंफॉर्मेशन। इसको यहाँ पुट कर देंगे। CRF हो गया 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000। ये आंसर आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, दैट इज 12 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज। सो क्वेश्चन मुझे और करवाने थे, बट सिंस गाइज आज मुझे थोड़ा सा जल्दी भगना पड़ेगा, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, जय श्री राम।